अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अडोबी फ़ोटोशॉप बिगनर्स लेवल तक का सिखाऊंगा। जिन लोगों को अडोबी फ़ोटोशॉप का नहीं पता या जो लोग पहली बार इसको डाउनलोड करेंगे या इसको इंस्टॉल करेंगे, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला कोर्स हो। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम चीज़ें अडोबी फ़ोटोशॉप की बता दूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो को पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। तो अगर आपको कोई सा भी पार्ट स्किप करना है या कोई पार्ट आपने पहले से देखा हुआ है, तो आप सिंपली वहाँ पर जाकर स्किप कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पर चले जाइए, जो भी आपके पास ब्राउज़र है उसके ऊपर आप चले जाएं और यहाँ पर आप सर्च करें अडोबी फ़ोटोशॉप डाउनलोड, और ये आप सर्च कर दें। ये सर्च करने के बाद ये पहली अडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद ये आपको 7 डे का फ्री ट्रायल दे रहे हो, यहाँ पर आप स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक कर देंगे, जिससे ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन आप 7 डे उससे फेमिलियर हो जाए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको पे कर दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि अडोबी फ़ोटोशॉप की सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अडोबी फ़ोटोशॉप 2024 सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर अडोबी की ऑफिशियल कंपनी की तरफ से हमें ये बताई जाती है कि इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इंटेल 6 जनरेशन का प्रोसेसर चाहिए होगा। उसके बाद 8 GB ऑफ रैम चाहिए होगी। उसके बाद ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा आपको 2 और 4 GB का। उसके बाद ये इस रेजोल्यूशन की 1280 × 800 का आपको रेजोल्यूशन चाहिए होगा डिस्प्ले का, और ये बाकी चीज़ें चाहिए होगी। मैक ओएस की भी तमाम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम अडोबी फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं। तो इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, वो तो हर कोई कर लेगा। तो सबसे पहले मैं अडोबी फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। ये जो सा मेरे पास वर्जन है ये 2020 है। तो जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन है इतना फ़र्क नहीं होगा। अगर आप ओल्डेस्ट वर्जन भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी साथ ही इसके साथ का ही होगा, 1-2 फीचर्स का ही डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले जब आप अडोबी फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये आपके पास नहीं होंगे, क्योंकि ये मैंने पहले से ये साइड प्रोजेक्ट्स मेरे हैं। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू का बटन लिखकर आएगा। तो यहाँ पर ये भी बटन है, यहाँ पर भी एक बटन आपको शो होगा। यहाँ पर फाइल पर जाकर यहाँ से आप न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो न्यू करने के बाद आपके पास इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले यहाँ पर रिसेंट है, यानी जो प्रोजेक्ट्स आपने पहले बनाए थे वो यहाँ पर शो होंगे। प्रोजेक्ट्स तो नहीं शो होंगे, लेकिन जो आपने कैनवास का साइज़ लिया था वो यहाँ पर समान साइज़ शो होंगे। उसके बाद सेव्ड है, यानी जो आपने सेव किया हुआ है। ये कैसे सेव करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो है। अगर फ़ोटो के लिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपने फ़ोटो प्रिंट करनी है तो ये तमाम उसके प्रीसेट बने हुए। उसके बाद प्रिंट के हैं, यहाँ पर देख सकते हैं A4, A6, A5 भी है। उसके बाद लीगल भी है, लेटर भी है, ये तमाम प्रीसेट्स है। उसके बाद आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन है, और वेब के अंदर आपको फुल HD मिल जाएगा 1920 × 1080। उसके बाद ये भी मिल जाता है 1440 × 900। ये तमाम प्रीसेट पहले से आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर फिल्म एंड वीडियो है। तो यहाँ पर आप अपने यहाँ पर प्रीसेट डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डेमो। उसके बाद यहाँ पर आप विड्थ लिख सकते हैं, जो भी विड्थ आपने रखनी हो। अगर आपको स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट या कोई पेज वगैरह बना रहे हैं जिसकी जो भी लेंथ और विड्थ है वो रिक्वायर्ड है आपको, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। पिक्सल के अंदर चाहिए, इंचेस के अंदर चाहिए, सेंटीमीटर के अंदर चाहिए, ये तमाम इसके यूनिट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप वेब के लिए तो यहाँ पर पिक्सल इस्तेमाल होता है, अगर प्रिंटिंग के लिए तो ये तमाम बाकी चीज़ें इस्तेमाल होती है। और जो भी स्टैंडर्ड है, जो रेजोल्यूशंस होते हैं HD होता है, वो रेजोल्यूशन होता है 1920 × 1080। तो यहाँ पर विड्थ है, यहाँ पर हाइट है। उसके बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन है। अगर आपकी विड्थ और हाइट डिफरेंट है, यानी एक रेक्टेंगल है तो वो ये रेक्टेंगल इसकी वर्टिकल, ये वर्टिकल रेक्टेंगल है और ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है। अगर आप चाहते हैं तो ये हाइट विड्थ चेंज हो जाएगी। जैसे कि अगर आप वर्टिकल रखते हैं तो इसकी जो सी विड्थ है वो कम हो जाएगी और हाइट इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आप हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। उसके बाद आर्टबोर्ड है। आर्टबोर्ड का मतलब ये है कि अगर आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, यह है कि फाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल आप बनाना चाहते हैं इसी तरह के कैनवास,
तो उसके लिए होता है। कैनवास होता है कि वो ब्लैंक एरिया होता है जहाँ पर आप भी कोई भी एडिटिंग करते हो। उसके बाद रेजोल्यूशन है, अगर आप स्क्रीन के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो उसका स्टैंडर्ड जो सा रेजोल्यूशन होता है वो 72 होता है, और अगर आप प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 300 होता है। उसके बाद पिक्सल पर इंच है, ये पिक्सल पर सेंटीमीटर है, या फिर पिक्सल पर इंच पर रहने दें। इसकी ये थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स बन जाएगा अगर ये मैं आपको बताऊँ, और अगर आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। उसके बाद RGB कलर मोड है, क्योंकि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, अगर मैं यहाँ से कोई और सिलेक्ट करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर RGB मोड कलर चूज़ हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ से फिल्म या मोबाइल के अंदर वेब के अंदर से हमने वो प्रीसेट उठाया था। लेकिन हम अब जब कस्टम पर गए तो यहाँ पर ये तमाम जो से हैं ये शो हो गए। इसके अंदर जो भी ज़्यादा यूज़फुल होता है, एक RGB कलर है, ये होता है स्क्रीन के लिए, यानी आपको सॉफ्ट कॉपी के लिए इस्तेमाल करना है तो ये RGB कलर मोड होता है। और अगर आपको हार्ड कॉपी यानी प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करना है, कोई भी काम आपको प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप CMYK यानी सियान, मैजेंटा, येलो एंड एको कलर होता है, उसका कॉम्बिनेशन है। और RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू होता है। उसके बाद ये बिट होता है, तो बिट के अंदर ये 16 बिट है, ये 32 बिट है, ये इसकी रेजोल्यूशन पर है, ये क्वालिटी पर होता है, डिपेंड होता है। इसके बाद बैकग्राउंड कंटेंट है, यानी जब भी आपका कैनवास बनेगा, न्यू कैनवा बनेगा, तो वो उसका कलर क्या होगा। यहाँ पर आप कोई कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप ब्लैक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, जो भी बैकग्राउंड कलर यहाँ पर है, तो उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कस्टम ट्रांसपेरेंट के अंदर होगा कि बक्सेस बन के आ जाएंगे, और कस्टम के अंदर जो भी आपको कलर चाहिए वो आ जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है, तो ये आपको अभी नहीं मैं सिखाऊंगा, ये आपको इंटरमीडिएट लेवल के अंदर इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको मैं तमाम चीज़ें बारी बारी सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, टॉप लेफ्ट से। यहाँ पर सबसे पहले ये फोटोशॉप का लोगो है। उसके बाद यहाँ पर फाइल है, फाइल के अंदर न्यू, जैसे कि आपको पता है कि न्यू प्रोजेक्ट बनाना तो हम Ctrl+N भी दबा सकते हो, यहाँ पर भी जा सकते हैं। उसके बाद ओपन है, अगर आपके पास कोई इमेज आपने ओपन करनी है या कोई प्रोजेक्ट आपने पहले बनाया है तो वो आप ओपन कर सकते हैं। ब्राउजिंग ब्रिज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद ओपन एज, अगर आपके पास कोई और फाइल है, उसका फॉर्मेट कोई और है, तो यहाँ से आप ओपन एज पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ओपन है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स हो जाता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट वो होता है कि अगर उसको हम जितना भी छोटा या बड़ा कर दें वो उसके अंदर इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। एक रास्टर होता है, एक वेक्टर होता है, एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये बाद में इंटरमीडिएट लेवल की क्लास है, ये आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद ओपन रिसेंट है, जो भी आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो यहाँ पर शो होंगे, तो यहाँ पर आप क्लियर रिसेंट फाइल पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ये तमाम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्लोज है, अगर आप ये प्रोजेक्ट क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज कर सकते हैं। अगर तुम काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट है तो क्लोज आल पर क्लिक कर दें, और ये शॉर्टकट आपके साथ गिवन है। उसके बाद ये भी इसी के साथ ही है, ब्राउजिंग बुक, और ये क्लोज एंड गो टू बुक वाला। बस सेव एज, अगर किसी और फॉर्मेट के अंदर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। और अगर आप सिंपल PSD फाइल या जो इसकी स्टैंडर्ड फाइल होती है उसके अंदर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सेव का बटन होगा। उसके बाद रिवर्ट है, रिवर्ट यानी बैक करना हो। उसके बाद एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट आपने कोई इमेज वगैरह करनी हो, यहाँ पर ये तमाम वेब है। उसके बाद एक्सपोर्ट फॉर एडो है, लेंस फॉर फाइल, ये तमाम चीज़ें आपको बाद में बताऊँगा। उसके बाद जनरेट है, शेयर और बिहास, यहाँ पर ये अडोबी स्टॉक है, यानी अडोबी की तरफ से जिस तरह काफ़ी ज़्यादा स्टॉक इमेजेस वाली वेबसाइट है उसी तरह ये अडोबी स्टॉक है। प्लेस एम्बेडेड है, जब आप ओपन करेंगे कोई भी फाइल तो वो न्यू फाइल के अंदर ओपन होगी, अब आपको मैं थोड़ी बाद में बताता हूँ। और अगर आप प्लेस एम्बेडेड करेंगे तो ये इसी कैनवास के ऊपर यानी इसी प्रोजेक्ट के ऊपर ओपन होगी। प्लेस लिंक, कोई भी लिंक आपने कॉपी किया हो तो वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। ऑटोमेट, ये ऑटोमेट बाकी चीज़ें, स्क्रिप्ट इंपोर्ट भी आप कर सकते हैं वीडियोज़ वगैरह। उसके बाद ये तमाम प्रिंट और ये एग्जिट का ऑप्शन है। उसके बाद एडिट के अंदर जाते हैं। अंडो का आपको पता ही है, Ctrl+Z से जो आपने प्रीवियस काम किया होता है वो एक स्टेप पीछे चले जाता है। रीडो से आप पीछे आ गए एक स्टेप, तो आप उसको वापस लाना चाहते हैं, अगले स्टेप की तरफ जाना चाहते हैं तो Ctrl Shift Ctrl+Z दबाएंगे। वैसे Ctrl+Y होता है, लेकिन यहाँ पर Shift Ctrl+Z है। उसके बाद डुबल लास्ट स्टेट, ये आप अगर मल्टीपल आपने अंडू करना हो तो ये इसके लिए Alt Ctrl+Z। उसके बाद फेड है, काट आपको पता ही है, कॉपी भी आपको पता है, कॉपी मर्ज पेस्ट, स्पेशल कोई चीज़ आपको स्पेशल पेस्ट करनी वो आप कर सकते हैं। क्लियर, अगर कोई चीज़ आपको डिलीट करनी है तो क्लियर पर आप क्लिक करेंगे। सर्च अपनी कोई चीज़ करनी हो, चेक स्पेलिंग आपने चेक करनी है, फाइनल क्लियर टेक्स्ट करना हो। फिल आपको बताता हूँ कि फिल का मतलब है कि ये कैनवास है, अगर मैं फिल पर क्लिक करूँ यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं। फोरग्राउंड कलर
फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर पैटर्न, हिस्ट्री, ब्लैक, 50% ग्रे, वाइट, ये आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब है कि आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं यहाँ पर पूरे लेयर्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर डिफाइन ब्रश पैटर्न प्रीसेट है, कोई भी अपने चीज़ को ब्रश बनाना यानी आपको पेंटिंग वगैरह करनी हो तो उसके लिए ब्रश प्रीसेट है। पैटर्न, अगर पैटर्न बनाना तो पैटर्न के लिए डिफाइन पैटर्न है। पंच के यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बाद में प्रेफरेंस, ये इसकी सेटिंग्स है, कीबोर्ड सेटिंग, ये मेन्यूज की तमाम सेटिंग्स है। उसके बाद इमेज के अंदर जो है यहाँ पर मोड है, मोड के अंदर ये तमाम चीज़ें, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को क्लोज नहीं करना चाहते, जैसे कि अगर मैं Ctrl+N दबाऊँ तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है RGB, CMYK, लैब कलर। ये अगर पहले आप कोई काफ़ी काम कर चुके हो, आप इसको आप नए दोबारा से आप ये तमाम चीज़ें नहीं करना चाहते तो यहाँ पर इमेज के अंदर जाकर मोड के अंदर जाके यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट है, ये कलर करेक्शन के लिए या कलर ग्रेडिंग के लिए ये तमाम फीचर्स है, तो ये भी आपको बताए जाएंगे। उसके बाद ऑटो टून है, कोई कलर इसका ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया, तो ये ऑटो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मदद से ये इसको ऑटो टून कर देगा, ऑटो कंट्रास्ट कर देगा, ऑटो कलर कर देगा। इमेज साइज, अगर आपके पास कोई इमेज है तो उसका साइज आपने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। कैनवास ये वाइट एरिया है जो ये शो हो रहा है आपको, तो इसका अगर आपने साइज का चेंज करना है तो ये आप चेंज कर सकते हैं। इमेज रोटेशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फ्लिप कैनवास हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक इमेज है तो वो फ्लिप हो जाएगी यानी उड़ जाएगी। ये अभी आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। ट्रिम कटिंग करनी हो, डुप्लीकेट करना हो, अप्लाई, कैलकुलेशन, एनालिसिस। उसके बाद ये लेयर्स है, ये लेयर्स की तमाम सेटिंग है। न्यू लेयर लेनी हो आपने, उसके बाद डुप्लीकेट लेयर है, लेयर को डुप्लीकेट करना हो, ये लेयर्स पैनल है, तो इसके अंदर ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद यहाँ से तमाम चीज़ें आपको, ये इतना ज़रूरी नहीं है, इतना इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि तमाम काम यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद टाइप है, ये टाइप अपने कोई चीज़ करनी हो, फॉन्ट वगैरह करना हो तो यहाँ पर ये इसकी सेटिंग अलग से होती है। करैक्टर पैनल होता है, उसके अंदर तमाम सेटिंग्स आ जाती है, यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं होती। सिलेक्ट, तो यहाँ पर अगर ये भी सिलेक्शन टूल है, ये सिलेक्शन है, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें यहाँ से हो जाती है। उसके बाद 3D है, 3D ये एडवांस लेवल का कोर्स चलता है, एडवांस, तो ये अभी आपके लिए बिल्कुल भी आप इसको हलाई ना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद व्यू है, व्यू के अंदर ये तमाम चीज़ें आ गई। उसके बाद विंडोज़ के अंदर अगर आपका वर्क स्पेस जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर बताया था कि अगर आपका प्रीमियर प्रो के अंदर कोई भी चीज़ इधर से उधर हो जाए या डिलीट हो जाए, जैसा कि अगर ऐसे हो गया, और यहाँ से अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ तो अगर ये आपके पास कुछ इस तरह का हो जाता है या आपको ये नज़र ही नहीं आता, तो इसको वापस करने के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको वापस करने के लिए सिंपल तरीका कार है कि विंडोज़ पर जाए, वर्क स्पेस पर जाओ, यहाँ से आपने रिसेट कर देना है एसेंशियल, तो ये आपका जैसे पहले था वो वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई अपना वर्कस्पेस बनाना चाहते हैं यानी कोई आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपने अरेंज की हुई हैं तो आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप न्यू वर्कस्पेस बना सकते हैं। तो कोई आपने वर्कस्पेस डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये पहले से प्रीवियस बने हुए हैं, ग्राफिक्स के लिए, मोशन के लिए, प्रिंटिंग के लिए, ये फोटोग्राफी के लिए है। उसके बाद कोई भी चीज़ आपके पास गायब हो जाती है, मिसाल के बाद अगर लेयर्स मेरे पास गायब हो जाती है जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ से आप सिंपली यहाँ से बेस को पैनल को खोल सकते हैं। उसके बाद ये हेल्प है, ये हेल्प आपको अगर चाहिए हो अडोबी की तरफ से अपडेट वगैरह करना हो या साइन इन वगैरह करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो होप आपको इसका इंट्रोडक्शन, ये जो से ऊपर वाली चीज़ है उसका पता लग गया होगा। उसके बाद अब ये टूल्स की बारी है, तो टूल्स में बताता हूँ। सबसे पहले सिलेक्शन टूल है, कोई भी चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है, उसको चेंज वगैरह करना है तो वहाँ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इमेज लाऊं, मैं एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। सपोज कि मैंने एक इमेज इंपोर्ट कर ली, एक वॉलपेपर है, तो सिलेक्शन टूल का काम, मूव टूल का काम ये है कि इसको मूव कर सकते हैं जैसे कि आपको चाहिए, आप इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, जैसा आपको करना हो ये कर सकते हैं। तो इसकी हर तरह की अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने मूव टूल ओपन किया, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, अगर आपको एक्स एक्सिस पर मूव करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। वाई एक्सिस है, यहाँ पर इसको, उसके बाद विड्थ है, अगर आपने इसकी विड्थ बढ़ानी हो तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंक लगा हुआ है, यहाँ पर एक लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ है, तो अगर आप इसको अनसेट कर दें तो इसकी विड्थ इंक्रीज होगी अलहदा और इसकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी। आप इसको लिंक कर दें तो इसकी दोनों प्रोपोर्शनली लिंक होगा। उसके बाद ये एंगल है, अगर इसको आपने रोटेट करना तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें। उसके बाद ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट में है। उसके बाद ये जो भी आपने सेटिंग वगैरह की है, इसको अगर आपने रिवर्स करना चाहते हैं, आपको अच्छी नहीं लगी तो यहाँ से इसको ये कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेटिंग मैं कर चुका हूँ ये वैसे ही रहे तो यहाँ से आप चेक बॉक्स पर
टिक लगा सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन टूल है, ये काफ़ी सारे सिलेक्शन टूल्स हैं। तो इसका काम ये है कि कोई भी चीज़ आपको सिलेक्ट करनी हो, उस पर्टिकुलर काम एरिया के ऊपर काम करना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रश ले लेता हूँ और मैं यहाँ से पेंटिंग करना चाहता हूँ वाइट कलर की, तो अगर मैं पेंटिंग करूँगा तो ये इसके अंदर ही होगी, बाहर नहीं होगी, इसका ये काम है। और ये इसी तरह के और भी इसके ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा काम है, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये लासो टूल है, ये भी सिलेक्शन के लिए। अगर आपने कोई रफली कोई सिलेक्शन बनानी हो, क्योंकि वो स्क्वायर्स होता है या रेक्टेंगल ही होता है या एलिप्स होता है, अगर आपने कोई रैंडमली को पाथ आपने बनानी है सिलेक्शन, तो ये इस तरह बन सकती है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, अगर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनी हुई है, यानी कोई भी चीज़ है कि उसका बैकग्राउंड थोड़ा साफ है, उसके अंदर कोई भी पर्सन है या कोई भी चीज़ पड़ी है, तो उसकी सिलेक्शन आपने लेनी हो, तो ये ऑटोमेटिक उसको चेक कर लेगा और उसको सेलेक्ट कर लेगा, उसकी सिलेक्शन बना देगा। ये कलर पर डिपेंड करता है, अगर इसका कलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक है तो यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये कलर्स के अंदर होता है। इसका भी मैं यूज़ आपको बाद में बताऊँगा। क्विक सिलेक्शन टूल, तो इससे ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा फास्ट है सिलेक्शन के लिए, ये सिलेक्शन कर लेता है, मतलब अपने आप ही रिकग्नाइज कर लेता है। कलर्स पर ये डिपेंड होता है। उसके बाद इन तमाम की प्रॉपर्टीज़ एक ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर मैं इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बताऊं, तो सबसे पहले ये ऐसा आप चेंज कर सकते हैं, इसका जो साइज़ वगैरह है। उसके बाद ये नॉर्मल है, नॉर्मल सिलेक्शन टूल है। उसके बाद ये अगर आपने प्लस करना है, फॉर एग्जांपल अगर ये सिलेक्शन बन गया, इजी सिलेक्शन बन गया, अगर मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ और सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये करूँगा, इसके ऊपर जाऊँगा। और अगर मैं इसके अंदर से माइनस करना चाहता हूँ, तो ये वाला टूल है और यहाँ से मैं इसको माइनस कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसका मैं साइज़ वगैरह चेंज कर सकता हूँ, बड़ा साइज़ हो गया, उसके बाद हार्डनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ, स्पेसिंग कर सकता हूँ, यहाँ से इसका मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर एंगल भी चेंज कर सकता हूँ, इस तरह होगा। उसके बाद यहाँ पर सैम्पल आर्ट लेयर है, ये लेयर्स पाने के अंदर आपको सही समझ आएगी। उसके बाद यहाँ से इनहांस एज है, ये भी आपको बाद में अगर इसके एज है कोई शार्प एज है तो इसको इनहांस कर देगा। उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह ही है, सिलेक्ट सब्जेक्ट है। उसके बाद सिलेक्टेड मास्क, ये इसको सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद ये मास्क बना देगा, मास्क भी आपको में बताऊंगा। उसके बाद मैजिक वॉन्ड टूल है, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर कलर आपने सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर ये कलर है, तो इस पूरी इमेज के अंदर जितने भी इस तरह के कलर है, इसके सिमिलर कलर, तो ये सिलेक्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ से इसकी सेटिंग के अंदर जाकर इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ, तो अगर ये यहाँ पर इसने तमाम को सेलेक्ट कर लिया है। तो ये भी कलर पर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं रेड है, यहाँ पे रेड इसका शेडो पार्ट है, यहाँ पे शेडो पार्ट है, यहाँ पर शेडो पार्ट है, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको चेक कर लिया है। उसके बाद आगे अगला टूल है क्रॉप टूल। कोई भी ये क्रॉप टूल तो सबको पता होगा, कोई भी चीज़ आपने ट्रिम करनी कट करनी तो आप क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर यहाँ पर रेशो बनी हुई है, यहाँ पर आपने क्लियर करना है, स्ट्रेटन करना है। स्ट्रेटन का मतलब है कि अगर कोई भी इमेज है, यानी आपने कोई भी इमेज ली है, उसका अगर तो इसको आप स्टेयर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डोर की इमेज ली है, तो डोर थोड़ा सा रोटेट हुआ है, ये बेंड हुआ है, तो यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर लाइन लगाएंगे, जिससे ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा, वो आपको डोर की जो सी लाइन है वो स्ट्रेट नजर आएगी। इसमें कंटेंट अवेयर है, जो भी मतलब अगर आप इसको करेंगे तो जो साइड पर जो जगह बाजीगा वो कंटेंट अवेयर से ये फिल कर देगा। कंटेंट अवेयर ये होता है कि जो इसके आसपास के कलर होते हैं उसको ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है, चेक करके उसको साइड पर फिल कर देता है। उसके बाद इसका तो आपको पता ही कि विंडो है, ये इसका मतलब है कि जो आपने तमाम सेटिंग की है वो ना चेंज हो, और ये दूसरा है। उसके बाद ये मैश है, फ्रेम टूल, तो ये भी थोड़ा एडवांस लेवल है, तो ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका भी इतना यूजेज नहीं होता। उसके बाद ये आई ड्रॉपर टूल है, कोई भी कलर आपने इसके अंदर से पिक करना, फॉर एग्जांपल अगर ये रेड कलर तो इसको मैं पिक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये रेड कलर आ गया, और कोई भी कलर आप चेंज करना पिक करना चाहते हो तो यहाँ पर आप पिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये 3D मटेरियल, ये 3D के अंदर काम है, ये कलर सैंपल है, ये रूलर है, ये नोट, ये काउंट है, इसका आपको इतना ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं है क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हैं। बस मॉडलिंग ब्रश टूल, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी पासपोर्ट साइज इमेज के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था। स्पॉट एलिंग ब्रश के टूल का काम होता है कि आपके पास कोई इमेज है, उसके ऊपर कोई भी स्पॉट्स वगैरह हैं तो आपको उसको रिमूव करना है, तो ये आपको स्पॉट वगैरह रिमूव करने में मदद करेगा। ये भी कंटेंट वायर की तरह काम करता है, यानी जो भी इसके आसपास के कलर है उसको ये ऑटोमेटिकली चेक करता है, उसको ये करता है कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तो नाम मैं गाड़ी करता हूँ।
काम करना ही होना उनके ये लोटी पई हुई हल निकल जा मरगानी नहीं करता था ले जा। उसके बाद आपको पास ये हीलिंग ब्रश टूल है, ये भी उसी तरह काम करता है। अगर आप आर्ट की को हो रखें और यहाँ पर इसको क्लिक कर दें और यहाँ पर पेंटिंग कर दें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सा ब्लैक कलर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आर्ट की को होल्ड करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सा कर्सर है इसका साइड चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये जो सा ब्लैक कलर ये इसने सैंपल कर लिया, यानी इसको आपने इसने स्टोर कर लिया। और अगर मैं अब यहाँ पर पेंटिंग करूँगा तो वो ब्लैक कलर यहाँ पर पेंट होगा, क्योंकि अब भी इसकी एड्रेस वगैरह सही नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये उसी को इसको चेक कर रहा है, उसको डिटेक्ट कर रहा है और यहाँ पर इसको पेंट कर रहा है। तो ये अभी इस इमेज के ऊपर आपको सही समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्यूटी के अंदर काम देता है, तो तब आपको मैं सही क्लियर समझाऊंगा। उसके बाद ये आपके पास पैच टूल है। पैच टूल का भी यही काम है, अगर अपने रफली कोई चीज़ यहाँ से यहाँ पर पेस्ट करनी है तो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये कन्वर्ट कंटेंट अवे टूल है, ये भी वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चेंज हो गया। यहाँ पर अगर मैं ये लाऊं यहाँ पर ये आ गया, तो ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लाता हूँ तो उसका कलर आप देख सकते हैं कि उसका जो सा हेड का कलर है वो वाइट है। अगर यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ कि इसने ऑटोमेटिकली कलर करेक्शन कर दी है, ये कलर ग्रेडिंग कर दी है, इसका ये काम है। इसके बाद ये रेड आई टूल है, ये भी अगर आपको आई वगैरह का कलर रेड करना है तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद ब्रश टूल है, पेंटिंग वगैरह करनी है तो ब्रश टूल इज मोर देन एनफ। उसके बाद ये आपके पास पेंसिल टूल है, पेंसिल आपने कोई अगर लिखना हो, उसकी नीचे वगैरह करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास कलर रिप्लेसमेंट टूल है, अगर आपने कलर रिप्लेस करना तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद मिक्सर टूल है। उसके बाद क्राउन स्टैम्प टूल है, ये पैच टूल की तरह, लेकिन वो पैच टूल वो ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज उसको डिटेक्ट करके उसको सही कर देता है। लेकिन पैच टूल का काम ये इसका क्राउन स्टैम्प टूल का काम ये कि ये मल्टीपल बना देता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी यहाँ पर एक कॉपी बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आर्ट की को रखूँगा, उसको पहले यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। अब इसने ये सैंपल कर लिया, उसके बाद यहाँ से मैं इसको जूम करके और यहाँ पर ये आपको बना सकते हैं। मल्टीपल आपने जितने मर्जी बनाने हो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब भी मैंने माउस को क्लिक को होल्ड रखा हुआ है तो यहाँ पर दो कर्सर है, एक वो प्लस वाला और ये सर्कल वाला, वो उसको ये सैंपल कार्ड है और प्लस वाले को ये सैंपल कार्ड है। ये जो सर्कल वाला कर्सर है ये वो पेंटिंग कार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो उसको सैंपल कार्ड है और ये वो बना रहा है। अभी आपको बखूबी समझ आ गई होगी इसका क्या काम है। उसके बाद पैटर्न स्टैम्प टूल, ये पैटर्न के अंदर ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये आपके पास हिस्ट्री ब्रश टूल है, इसकी भी इतनी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी कोर्स काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप देखेंगे भी नहीं। तो इसके बाद इरेजर टूल है, ये कोई चीज़ आपने इरेज करनी हो। इसके बाद बैकग्राउंड इरेजर है, बैकग्राउंड के अंदर इरेज करना हो तो वह यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद मैजिक इरेजर टूल, अगर अपने को एक स्पेसिफिक कलर इरेज करना तो यहाँ से वो इरेज कर सकते हैं। ग्रेडियंट टूल है, ग्रेडियंट का आपको पता ही है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी और अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो ग्रेडियंट का मकसद ये होता है कि 4-5 कलर्स वो एक ही साथ में ला देता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर एक कलर रखूँ, कलर का बेसिक काम ये होता है कि ये 4-5 कलर को एक ही टाइम में ब्लेंड करके हमें देता है। उसके बाद पेंट बकेट टूल, यहाँ से आप पेंट कर सकते हैं, जो भी आपने पेंटिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ से पेंट कर सकते हैं। मतलब वो जिस तरह पेंट के अंदर होता है कलर आपने पेंट कर डालना तो इससे कर सकते हैं। उसके बाद 3D मटेरियल 3D के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद ब्लर टूल है, कोई भी आपने पार्ट ब्लर करना हो तो यहाँ से ब्लर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अंडू कर देता हूँ, कोई भी आपने पार्ट ब्लर करना हो, ब्लर मतलब ये इसको ज़्यादा क्लियर विजिबल ना हो, यहाँ से आप ब्लर कर सकते हैं। ये इसकी यहाँ से मैं सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ये शार्पन टूल है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपने शार्प करनी है तो यहाँ से शार्प कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास है। उसके बाद आपके पास स्मज टूल है, कोई भी आपने चीज़ को स्मज करना ब्लेंड करना हो तो इससे आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात बताता चलूँ कि जैसे कि अभी मैंने इसको मूव किया था तो ये अब भी मतलब तब ये काम नहीं किया लेकिन अब ये कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सा सॉफ्टवेयर है इसको आप थोड़ा सा आराम से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं जल्दी में इसको काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको पेंट कर दिया था। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक इसको ये पेंट करता रहा। तो आप थोड़ा सा अगर ये जो सी इमेज है ये मुझे लगता है 4K है तो इस वजह से ये थोड़ा सा लोडिंग ज़्यादा हो रही है। इसके बाद डॉज टूल है,
अगर आपने कोई भी चीज़ को वाइट करना हो तो यहाँ से वाइट कर सकते हैं। ये अभी आपको इतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये एक्सपोजर पर काम करता है कि मैं यहाँ से इसकी पोस्चर बढ़ा दूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हल्का हल्का वाइट कर रहा है। उसके बाद यहाँ से ये टूल है। उसके बाद अगला टूल है बर्न टूल। बर्न ये इसका ऑपोजिट है, ये ब्लैक कर देगा। उसके बाद अगला टूल है स्पॉन टूल। ये स्पॉन टूल का भी इसी का सिमिलर ही काम है। उसके बाद ये पेन टूल है। पेन टूल अगर आपको कोई शेप बनानी हो या आपको कोई सिलेक्शन बनानी हो, थोड़ी एक्यूरेट सिलेक्शन बनानी हो तो आप इससे बना सकते हैं। उसके बाद ये फ्री फॉर्म, यहाँ से ये आप अपनी मर्ज़ी से कर्व बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कर्वेचर टूल है। अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये अपने आप ही इसको कर्व बना देगा, हालांकि मैंने इसको कुछ भी नहीं किया। तो ये कर्वेचर टूल है, इसको कर्व बनाता रहेगा और ये जो सी भी पार्ट बनती है, शेप बनती है, वो स्मूथ बनती है। उसके बाद आपके पास अगला टूल है, इसकी सिमिलर टूल है। इसके बाद टाइप टूल है। कोई भी चीज़ आपने टाइप करनी हो तो यहाँ से टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ डेमो। और इसके अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसके पहले सेलेक्ट कर लें, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लें इसका। इसके बाद यहाँ से इसका जो सा भी इसका आगे वेट वगैरह वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से शार्पर इसका जो से एजिज़ है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अलाइनमेंट है और कलर है। और यहाँ पर ये अगर इसको आपने कुछ स्टाइल वगैरह देना हो, बैंड वगैरह करना हो तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक करेक्टर पैनल है। ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ये जो सा टाइप है ये करेक्टर पैनल के अंदर ही है। तो यहाँ पर तमाम सेटिंग्स जो उस टाइप के अंदर है वो यहाँ पर शो हो जाती हैं। ये भी आपको बाद में मैं बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर ये 3D, अगर आपने टेक्स्ट को 3D करना है तो ये 3D पैनल के अंदर चल जाएगा और आपको ये 3D बना देगा। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इसका काम ये है कि अगर मैं यहाँ से कोई भी शेप बनाता हूँ, ये शेप है, और ये आपको अगर आपने स्टेटस सीखा हो तो आपको इसकी बखूबी समझ होगी। ये कोई भी इसके पार्ट है उसको ये चेंज करता है। इसका ये काम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है तो इसका भी यही काम है। उसके बाद ये शेप्स है, जो भी आपने शेप्स बनानी हो वो बना सकते हैं। यहाँ पर कोई भी शेप आपने अगर रैंडमली बनानी है तो बना सकते हैं। अगर आपने कोई एक्यूरेट बनानी हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्क्वायर रेक्टेंगल बन जाता हूँ, जैसे मैं अगर इसको ऐसे बनाऊँ तो ये रेक्टेंगल बना। अगर मैं चाहता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर बने तो मैं शिफ्ट के साथ इसको डायरेक्ट ड्रॉप कर दूँगा तो ये इस तरह हो जाएगा। अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये आपको साइज़ मांगेगा। अगर आपने पर्टिकुलर साइज़ का एक शेप बनानी है तो यहाँ से आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपके पास हैंड टूल है। अगर आपका कैनवास बड़ा है, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जूम करता हूँ तो यहाँ से ये मूव हो जाता है। इसका शॉर्टकट स्पेस बार, अगर स्पेस बार को आप दबा के रखें तो ये इससे मूव टूल आ जाएगा, उसको आप मूव कर सकते हैं। इसके बाद ये साइड जूम टूल है। जूम टूल Z दबाए, जूम टूल आ जाएगा। बार बार मैं इसको यूज़ करता हूँ। अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये जूम होगा। अगर आप R की को होल्ड रख के क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होगा। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर इस तरह राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये जूम इन होगा। अगर लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो जूम आउट होगा। उसके बाद ये एडिट टूल बार का काम ये है कि अगर आपको कोई टूल रिप्लेस करना है या कोई आपको टूल ज़्यादा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, तो कोई टूल्स आपको नहीं चाहिए या कोई टूल्स आपको चाहिए तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा टूल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये फोरग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड कलर है जो आगे कलर होता है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, सॉरी मैं ये लेस सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ पर ये फोरग्राउंड कलर है तो ये वाइट का, अगर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो ये वाइट हो गया। अगर मैं यहाँ से इसको मैं बैकग्राउंड कलर पर जाता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो यहाँ पे ओके पर क्लिक करें तो ये ब्लैक हो गया। ये आगे ऊपर शेप्स है। इसके बाद यहाँ पर ये कलर है, अगर कोई स्पेसिफिक कलर आपने सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर से ये पैटर्न है, पैटर्न तो कोई भी पैटर्न आपके पास है, ये पैटर्न है। ये कैसे है ये भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ से ये तमाम चीज़ें हैं। तो उसके बाद ये इसको अगर आपने रिवर्ट करना हो या चेंज करना हो तो यहाँ से हो सकता है। उसके बाद ये इसका ऑप्शन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होगी टूल्स की।
उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लेयर्स पैनल का क्या काम है। तमाम इसके अंदर जो भी काम होता है वो टूल्स का होता है और लेयर्स का होता है, तो लेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेयर्स मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो लेयर्स के अंदर सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास लेयर्स है। अगर लेयर पर आपको नहीं नज़र आ रहा तो विंडोज़ पर जाए, लेयर्स पर जाए या F7 दबा दें, तो जिससे ये लेयर पैनल ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये हमारे पास लेयर है बैकग्राउंड के नाम से और ये लॉक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये अनलॉक हो जाएगी, यहाँ पर लेयर 0 लिख कर आएगा। अगर कोई भी लेयर आपको रीनेम करनी है तो आप ये जहाँ पर लेयर 0 लिखा हुआ है या कोई भी नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रीनेम आ जाएगा। और सपोज अगर मैं यहाँ पर बीच लिखता हूँ बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड बनकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये हाइड का टूल है, हाइड बनी हुई है। अगर इसको आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर काइंड है, मतलब ये सॉर्ट बाय, आपने देखा ही होगा कि विंडोज़ के अंदर कोई भी आपने चीज़ अरेंज करनी हो तो यहाँ से आप सॉर्ट बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये ऑप्शंस है, ये भी इसको आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये ब्लेंडिंग मोड्स है। मैंने आपको प्रीमियर प्रो की क्लास के अंदर भी दिखाया था कि ओपेसिटी के साथ ये ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, यानी ये हर इमेज के ऊपर अलग तरह के वर्क करते हैं। तो ये ओपेसिटी का ही हेल्पर है। तो यहाँ से अगर मैं लाइटर करूँगा, सपोज अगर मैं कोई इमेज रखता हूँ, ये वाली इमेज है, तो अगर मैं यहाँ से इसका लाइटन करता हूँ तो ये इसका वाइट कलर को रिप्रेजेंट करेगा, प्लेस करेगा। अगर मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका डार्क कलर को ये शो करेगा। अभी तो ये काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप जैसे आप देख सकते हैं। तो ये ओपेसिटी, अगर आप इसकी ओपेसिटी डिक्रीज़ करनी, इंक्रीज़ करनी, तो यहाँ से आप ओपेसिटी डिक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़। फिल आपको ये ओपेसिटी की तरह ही है, लेकिन इसका पर्पज़ और है। उसके बाद यहाँ से ये लॉक्स हैं, यहाँ पर अगर आपने पोजीशन इसकी लॉक करनी होगा, मिसाल के बाद मैं इसको मूव नहीं करना चाहता, लेकिन बाकी इसको आगे पीछे मैं चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ और नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर ये तमाम लॉक है। उसके बाद ये फिल है, फिल में आपको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन से कुछ है, तो ये मैं ऑप्शन की आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये एफएक्स है, ये हमारे पास जो ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन है। कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनानी तो यहाँ पर आप ब्लेंडिंग मोड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर डॉप शेडो आप लगा सकते हैं। फॉर अगर मैं ब्लैक कलर का डॉप शेडो रखता हूँ और यहाँ पर मैं इसका साइज़ वगैरह बना देता हूँ, ये मैं आपको बाद में डिटेलिंग के अंदर बताऊँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मिनट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके बैक में बॉटम में ये ब्लैक कलर का शेडो आ गया है। इसके बाद कोई भी इफेक्ट्स वगैरह लगाना हो तो वो आप लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओपेसिटी और फिल के अंदर क्या फ़र्क है। तो अगर मैं ओपेसिटी को डिक्रीज़ करता हूँ, ये लेकर सेलेक्ट करते हो, तो तमाम चीज़ें जैसे कि आप देख सकते हैं गायब हो गई है। लेकिन अगर मैं ओपेसिटी को फुल करता हूँ, तो अगर मैं फिल को अगर मैं 0 करता हूँ, तो ये जो सब ब्लैक वाली लाइन है, ये शेडो है, ये अभी नज़र आ रहा है। इसका बेसिकली काम ये है कि ओपेसिटी तमाम चीज़ों को ही इनविजिबल कर देती है, और जो फिल होता है वो सिर्फ जो भी इमेज है वो उसको उसकी ओपेसिटी या उसको इनविजिबल करता है, लेकिन उसके ऊपर जो इफेक्ट्स वगैरह लगे होते हैं, कलर ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ होता है, वो उसको वो इनविजिबल नहीं करता। तो इसका ये बेसिकली ये काम है। तो बाद लोगों को ये पता नहीं होता, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया। तो अब बोरिंग क्लास अब ख़त्म करते हैं, तो अब हम कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप इंशाल्लाह कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर इंटरमीडिएट लेवल की वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा, जिसके अंदर जो भी रिमेनिंग चीज़ें होंगी वो लाऊंगा। उसके बाद एडवांस लेवल का भी आपके पास कोर्स आएगा। तो सबसे पहले आप कोई चीज़ बनाते हैं, तो थोड़े से मैं तमाम चीज़ों का आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो लेट्स सी अगर मैं आप थंबनेल बनाता हूँ इसी वीडियो का, तो सबसे पहले मैं यहाँ से कोई भी कलर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो सा ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है मास्क का, ये तीसरा ऑप्शन है क्या जो भी हमारे पास टूल्स वगैरह है। उसके बाद ये फोल्डर का है। अगर आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 3-4 लेयर्स हैं, अगर मैं इसको इन तीनों को लेयर को फोल्डर के अंदर अरेंज करना चाहता हूँ
तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा, ये इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, ये ग्रुप हो जाएगा, ये फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं रिनेम कर सकता हूँ। उसके बाद न्यू लेयर का ये ऑप्शन है, तो यहाँ से आप न्यू लेयर ले सकते हैं। अगर आपने डिलीट करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करें, डिलीट के ऊपर दबा दें तो ये डिलीट हो जाएगी, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये सबका ये काम है। तो सबसे पहले हम कोई चीज़ बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसके ऊपर जाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये सॉलिड कलर है, सॉलिड कलर हमारे पास कोई भी आपने कलर लेना है तो यहाँ से कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये कलर ले लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट के अंदर कोई सा भी आपने ग्रेडियंट इस्तेमाल करना है तो यहाँ से आप ग्रेडियंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका ये काम है। उसके बाद ये हमारे पास आगे अगला टूल है ब्राइटनेस। अगर आपने ये तमाम चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपने किसी भी इमेज का ब्राइटनेस कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो इससे आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी आप कम बढ़ा सकते हैं। ये इंटरमीडिएट के अंदर आपको बताऊंगा ये ब्राइटनेस क्या आती है, कंट्रास्ट क्या होती है। ब्राइटनेस बेसिकली डार्कनेस एंड लाइटनेस होती है। उसके बाद यहाँ पर मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पर अगला आपका लेवल्स आ गया। तो ये भी इंटरमीडिएट के अंदर है कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसको आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे है कर्व्स। ये भी आपको मैंने प्रीमियर प्रो की क्लास के अंदर बताया था कि कर्व्स भी होते हैं उसके अंदर, या कर्व क्या होता है, ये तमाम चीज़ें क्या होती है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लें आपको, और अभी प्रीमियर प्रो भी चलाना बखूबी आ जाएगा। उसके बाद एक्सपोजर है, एक्सपोजर का भी यही काम है, डार्कनेस है, लाइटनेस है, वाइब्रेंस है, ह्यू, सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ये तमाम चीज़ें आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये इंटरमीडिएट लेवल की क्लासेज हैं। तो सबसे पहले मैं आप थंबनेल बनाता हूँ ताकि क्लास एंड हो और अगला ट्यूटोरियल भी आप देख सकें। तो सबसे पहले मैं कलर फिल पर गया, यहाँ से मैं सॉलिड कलर पर गया, यहाँ पर यह आइकन है, और यहाँ से अगर कोई भी आपने कलर चेंज करना है तो इसको भी डबल क्लिक करें, यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सी अगर मैंने ये कलर चेंज इसको डार्क कर दिया। उसके बाद अगर मैंने कोई इमेज प्लेस करनी है तो यहाँ से मैं फाइल पर जाता हूँ, प्लेस एम्बेडेड पर जाऊँगा, और यहाँ पर मैं कोई सा भी इमेज मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। लेट्स सी कि मैं ये इमेज इंपोर्ट करता हूँ, तो इमेज आ गई। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक कोई किसी किस्म का ये बना हुआ है कॉपीराइट, वाटरमार्क बना हुआ, सॉरी। तो अगर मैं यहाँ से इसको हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी, जब भी आप कोई भी इमेज इंपोर्ट करते हैं तो वो सबसे पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होती है, और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करूँ तो यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ये एरर शो हो रहा है, द स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रेस्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये रेस्टराइज होगा तो ये एडिटेबल होगा। यहाँ से सिंपली मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेंट कर देता हूँ। सॉरी, मैं इसको यहाँ से आर की को मैंने होल्ड किया, आर की को मैंने होल्ड किया और यहाँ पर मैंने इसको पेंट कर दिया। तो अब आप बखूबी समझ रहे होंगे कि इसका क्या काम है। जैसे आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें इरेज होगी। इसका दूसरा बहुत ही सिंपल काम है कि आप सिंपली यहाँ से रेक्टेंगल टूल लें, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से सबसे पहले मैं इसको रेस्टराइज कर देता हूँ और यहाँ पर शिफ्ट बैकस्पेस दबाएं, इससे ये आ जाएगा फिल वाला। इसका दूसरा तरीका यहाँ से एडिट पर जाए, फिल पर जाए तो इससे ये फिल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप कंटेंट अवेयर पर क्लिक कर दें और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दो तो ये ऑटोमेटिकली प्रोसीड हो जाएगा और ये आ गया। कोई कमी पेशी रह जाए तो यहाँ से आप दोबारा इसको सिलेक्ट करके इसको भी आप कर दें। तो आपको पता लग गया होगा कि इसका क्या काम है। ये क्लोन स्टैम्प का भी यही काम है और तमाम चीज़ों का भी यही काम है। उसके बाद मैं इसको अब डार्क करूँगा, तो डार्क करने के लिए सबसे पहले यहाँ से इमेज के अंदर जाएँ, एडजस्टमेंट के अंदर जाएँ, ये तमाम चीज़ें हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से कर्व्स पर जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको, ये जो से ऊपर वाली लाइन है ये हाईलाइट्स है, ये नीचे वाली शैडोज़ है, और ये सेंटर वाली अगर मैं सेंटर से करूँगा तो ये डार्क लाइट हो जाएगी, ऊपर करूँगा तो ये लाइट हो जाएगी। तो मैं से इसको ऐसे कर देता हूँ और ये करने के बाद ओके पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फ़िल्टर और ये तमाम चीज़ें भी मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल के अंदर दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये 3D है,
ये ब्लर, अगर कोई भी आपने ब्लर वगैरह देना हो, उसके बाद ये ब्लर गैलरी है, ये भी इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स है, डिस्टॉर्ट्स है, अगर कोई भी अपनी चीज़ को इसकी शेप चेंज करनी हो तो यही है। नॉइस अगर आपने ऐड करनी है, पिक्सेलेट करना है, रेंडर करना है, शार्पनर करनी है, ये तमाम चीज़ें इंटरमीडिएट लेवल की क्लास के अंदर होगी। अभी मैं आपको तब इसीलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन जब आप अगली क्लास देखेंगे, जब आप इस क्लास की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो आपको ये अगला समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली ब्लर पर जाऊँगा, यहाँ पर गाशियन ब्लर पर जाऊँगा और यहाँ से मैं इसकी ब्लर वैल्यू को इंक्रीज़ कर दूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लर हो गया। अब ये बैकग्राउंड इतना ज़्यादा विजिबल नहीं लग रहा, लेकिन ये बैकग्राउंड बन गया है। उसके बाद मैं तमाम चीज़ों को दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से इसका रीनेम करके मैं यहाँ पर बीजी लिख देता हूँ और यहाँ से मैं इसको लॉक कर देता हूँ। उसके बाद कोई भी आपने इमेज इंपोर्ट करनी है, अगर मैं यहाँ से फाइल पर जाऊँ, ओपन पर जाऊँ और कोई भी मैं इमेज यहाँ से मैं फ़ोटोशॉप के लोगो की इमेज मैं इंपोर्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फ़ोटोशॉप का लोगो है, तो इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, तो यहाँ से मैं डबल क्लिक करके इसको इंपोर्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको प्लेस यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लाया और उसके बाद यहाँ पर अरेंज कर दिया। ये हो गया। उसके बाद कोई भी आपने फ़ोटोशॉप की कोई भी इमेज वगैरह आपने डाउनलोड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फ़ोटोशॉप की मैं जो भी वर्क स्पेस है मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ़ोटोशॉप, यहाँ पर मैं इमेजेस पर जाता हूँ और इमेजेस पर जाने के बाद यहाँ से कोई भी अच्छा सा मैं इमेज से थोड़ा सा मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझको ये इमेज एक अच्छी लग रही है और दूसरी इमेज मुझे ये अच्छी लग रही है, तो अगर आपके पास हायर रेजोल्यूशन की इमेज नहीं है तो यहाँ से सिंपली आप कॉपी राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर दें और यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर जाकर कंट्रोल भी दबा दें, जिससे ये पेस्ट हो जाएगी। लेकिन ये भी अभी हायर रेजोल्यूशन नहीं है, लेकिन आपको रिकमेंडेड है कि आप इसकी हायर रेजोल्यूशन वाली इमेज निकालें। वो कैसे निकालनी वो भी आपको मैं सिखाता हूँ। जैसे भी आप कोई भी इमेज इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर आप विजिट पर क्लिक कर दें तो ये इसकी वेबसाइट के अंदर चला जाएगा और वेबसाइट के अंदर जाते ही आपको जो सी भी इमेज मिलेगी वो हायर रेजोल्यूशन के अंदर मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ी अच्छी होगा, यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज या सेव इमेज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद कोई दो चीज़ और इमेज में यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, सॉरी ये लाइटरूम है, ये एक इमेज है मैं इसको भी सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ से कंट्रोल और दबाएँ जिससे ओपन आ जाएगा और डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाके इन दोनों इमेज को आप इंपोर्ट कर लें और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले आएँ। लाने के बाद यहाँ से इसको आप प्लेस कर दें जैसा भी आपको ये अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। मैं तमाम चीज़ें आपको बताऊँगा ब्लेंडिंग ऑप्शन क्या आते हैं, क्योंकि अभी मैं थंबनेल को यूज़ करते वक्त इसकी मुझे यूज़ होगा। तो ये करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो से एजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं और वो ब्लेंड नहीं हो रहा है इमेज के अंदर। तो ये करने के लिए अब मैं आपको पर्पस बताता हूँ कि मास्किंग क्या होती है। जैसे कि मैं कोई भी लेयर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये टूल है, यहाँ आइकन बना हुआ है लेयर ऐड अ लेयर मास्क का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लेयर हमारे पास है, इसके साथ ये वाइट कलर का बॉक्स बनकर आ गया है। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी एडिटिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर ब्रश करता हूँ और यहाँ पर ब्लैक कलर का ब्रश कर देता हूँ, ब्रश की थोड़ी सी यहाँ पर मैं इसको ब्रश करता हूँ तो ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, ये इसको इरेज नहीं कर रहा। अगर मैं इरेजर ई दबाता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ इरेजर टूल से और ये ब्लैक पेड़ का सॉरी ये कर तो रहा है लेकिन वो उस तरह नहीं कर रहा। अच्छा करे भी, लेकिन लेयर मास्क लगाने का मकसद ये होता है कि अगर आप कोई भी एडिटिंग करते हैं, मिसाल के बाद अगर मैं इस इमेज के ऊपर कोई भी एडिटिंग करता हूँ, अगर मैं 4-5 इमेज को एडिट करने के बाद मैं अगर इसकी एडिटिंग मुझे अच्छी नहीं लग गई तो इसको मैं अंडू करता रहूँ तो तमाम जो भी बाकी इमेजेस की भी एडिटिंग है वो तमाम जो भी एडिटिंग है वो भी अंडू होगी और यहाँ पर आकर वो पैक होगी। लेयर मास्क का मतलब ये है, मकसद ये है कि कोई भी आपने एडिट की है तो यहाँ पर एक रफली आप रफ पेज के ऊपर फॉर एग्जांपल रफ पेज के ऊपर आप एडिट कर लें
रफ पेज के ऊपर आप एडिट कर लें और बाद में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो लेयर मास्क लगाने का ये मकसद है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट कलर है, अगर मैं ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ पर ये ब्लैक कलर है, तो मैं यहाँ पर ब्रश करता हूँ तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें इरेज हो रही हैं, लेकिन ब्लैक कलर इसके ऊपर फिल नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। जब मैं इसके ऊपर भी जाकर यहाँ पर लेयर मास्क ऐड करता हूँ तो ये भी इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और इसका ये काम है। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यानी जो भी चीज़ें मैंने हाइड की है वो अनहाइड हो जाए, मतलब जहाँ पर ब्लैक था वो वाइट हो जाए और जहाँ पर वाइट था वो ब्लैक हो जाए, तो उसके लिए मैं कंट्रोल आई दबाऊँगा, इससे ये इन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं जो काम करना चाहता था वो मैं करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ब्रश टूल लिया और इस लेयर को मैं सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको हल्का हल्का पेंट कर दिया। इसको छोटा कैसे करना है, आर की को आप होल्ड रखिए और जो भी अपना राइट माउस का बटन है उसको आप लेफ़्ट राइट की तरफ आप अगर इसको मूव करेंगे तो आप वो खुद भी समझ जाएंगे कि अगर लेफ़्ट साइड की तरफ आप मूव करेंगे तो ये स्मॉल होगा और राइट साइड की तरफ आप मूव करेंगे तो ये बिग होगा। यहाँ से मैं इसको पेंट कर देता हूँ। अभी तो आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं जूम आउट करूँगा तो ये इसके जो एजिस शार्प्स है ये थोड़े से ब्लेंड होते हुए नज़र आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैं इसके ऊपर भी फेर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हो रहा क्योंकि ये लेयर सेलेक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो से भी एजिस है वो शार्प नहीं है, वो मैंने स्मूथ कर दी। लेकिन अब कोई भी इसकी आपने इसको अगर आपने चेंज करना हो तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं कि आप ब्लैक कलर करेंगे तो ये रिमूव होगा, और अगर आप वाइट कलर करेंगे तो ये जो भी आपने एडिटिंग की थी वो शो होगी। तो ये करने के बाद यहाँ से मैं टाइप टूल लूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा लर्न, और यहाँ पर इसको लिखने के बाद यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दूँगा जो भी आपको अच्छा लगता है। फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड करने इसका भी मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं एक ले आऊँगा, जो भी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जो भी अच्छी वेबसाइट है, जो भी अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से फ़ॉन्ट्स अच्छे हैं। यहाँ पर मैंने लर्न लिख दिया और यहाँ पर मैंने इसको बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी कॉपी लेनी हो तो आर्ट की को आप होल्ड रखेंगे और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। या यहाँ से आपने इसको कॉपी करना हो तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल जे दबा दें, जिससे ये कॉपी हो जाएगी। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसको यहाँ पर लाया। अगर आपने इसको मूव करना है तो अगर आपने प्रोपोर्शनली मूव करना है तो यहाँ से शिफ्ट की को आप होल्ड रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इस तरह मूव हो रहा है। तो ये करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अडोबी फोटोशॉप, और यहाँ से मैं कैरेक्टर पैनल ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं इसको जूम मतलब छोटा कर देता हूँ, और छोटा करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर दिया, और इसका मैं कलर अगर चेंज करना हो तो मैं यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये हो गया। और यहाँ पर मैं नीचे लिख लेता हूँ इन 1 आवर, और यहाँ पे मैं इसको जूम आउट करके उसको मैं यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। जैसा भी आपको प्लेस करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छे डिज़ाइन की पहचान तभी होती है जब उसकी अलाइनमेंट अच्छी हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ है, यहाँ पर एल, तो इन तमाम चीज़ों को अगर मैंने अलाइन करना हो तो यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको लेफ़्ट लाइन कर दिया। ये लाइन के बटन है, यहाँ सेंटर लाइन कर सकते हैं, यहाँ पर राइट लाइन कर सकते हैं, यहाँ पर अपर, मिडल और यहाँ पर लोअर, और ये तमाम ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर ये करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेंडिंग ऑप्शन कितना ज़्यादा यूज़फुल है। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन भी आपको मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं लर्न पर गया, यहाँ से राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन पर चला गया, तो ये तमाम जो से इफेक्ट्स आ गए। सबसे पहले ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ये वही ऑप्शन है जो ब्लेंड मोड के अंदर आते हैं। तो ये तमाम यहाँ से पेस्टिंग वगैरह आप इसके फाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से तमाम चीज़ें ये एडवांस के अंदर जाती हैं। बाबा बॉस है, यहाँ से टेक्सचर, अगर मैं टेक्सचर ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं स्केल इसका यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इसकी मैंने डेप्थ बढ़ाई, यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं इसका पैटर्न भी चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ से इसकी मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। और ये करने के बाद यहाँ से मैंने स्ट्रोक ऐड करना हो, स्ट्रोक यानी इसके आसपास आउटलाइन ऐड करनी हो, तो यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन भी ऐड कर सकता हूँ।
यहाँ से इसका मैं साइज बड़ा कर सकता हूँ। अगर मैंने मल्टीपल आउटलाइन बनानी हो, फॉर एग्जांपल ये रेड कलर की, अगर मैं इसके पीछे लाकर यहाँ से मैं ये बढ़ा देता हूँ तो ये मल्टीपल कलर की आउटलाइन बनेगी है। इससे आपके डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो सकता है। इसके बाद यहाँ से इनर शेडो, अगर कोई भी आपने शेडो लगाना हो तो वो यहाँ से शेडो लगा सकते हैं इनसाइड अंदर की तरफ, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप कोई भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इनर ग्लो आपको चाहिए, सेटिंग चाहिए आपको, ये तमाम जो भी आपको चीज़ें अभी मैं नहीं बता रही, आपको अगले कोर्स के अंदर बताऊंगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर कलर अवेल का मतलब है कि कलर जो भी आप चाहते हैं, कोई भी आपके पास शेप है उसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये कलर कर दिया। उसके बाद यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले, अगर या इसको मैं यहाँ से अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ पर ग्रेडियंट आ गया हमारे पास। और यहाँ से पैटर्न चाहिए तो ये पैटर्न आ गया। और उसके बाद यहाँ से आउटर ग्लो चाहिए इसके आसपास, अगर मैं यहाँ से ग्लो आउट वो बढ़ाऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लो आ गया। उसके बाद ड्रॉप शेडो को तो आपको पता लग ही गया है कि यहाँ से अगर मैं साइज बढ़ाऊँ तो यहाँ से ये ड्रॉप शेडो आ गया। तो अपने अकॉर्डिंग मैं तमाम टेक्स्ट की जो से अभी ब्लेंडिंग ऑप्शन मैंने लगाने वो मैं लगा देता हूँ। अगर आपने कोई भी इफेक्ट को कॉपी पेस्ट करना है, यानी ये वाला इफेक्ट है मुझे यहाँ इसके ऊपर भी चाहिए, तो सिंपली मैं उस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और ये इफेक्ट के ऊपर जाकर मैं आर की को होल्ड रखूँगा और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। उसके बाद इसकी अगर मैंने कोई सेटिंग वगैरह चेंज करनी हो तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। और ये करने के बाद यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ से मैं चेंज करके यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। और यहाँ से मैं इसका कलर ओवरले चेक कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका जो सा ऑटो क्रॉप करता हूँ। थंबनेल रेडी है, तो अब मुझे इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो एक्सपोर्ट करने की सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप फाइल पर जाएंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से सबसे पहले आपके पास क्विक एक्सपोर्ट है PNG। अगर आप जल्दी में PNG के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, PNG का मतलब होता है कि जो भी इमेज है एक्सपोर्ट, अगर इसके पीछे बैकग्राउंड है, यानी मैंने इसके पीछे इमेज लगाई हुई है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सी अगर ये मेरे पास है, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ PNG के अंदर और यहाँ पर मैं न्यू डेस्कटॉप के अंदर न्यू फोल्डर बनाकर डेमो, और एक ये है। और अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ JPEG के अंदर, ये JPG लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एक्सपोर्ट करूँ उससे, तो अब आपको इन दोनों के अंदर का डिफरेंस का पता चलेगा। अगर मैं यहाँ से वो वाला फोल्डर ओपन करता हूँ, ये PNG वाली, जैसे आप देख सकते हैं कि इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, और ये दूसरी है JPEG वाली जिसके पीछे बैकग्राउंड है। तो PNG का ये मकसद होता है कि मैं JPEG के अंदर उसको भी एक्सपोर्ट करता तो उसके पीछे जो बॉक्सेस बने हुए बॉक्सेस या वाइट बैकग्राउंड आ जाता, लेकिन ये इसी तरह ट्रांसपेरेंट ना होती। PNG के अंदर कोई भी आप चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट होगी। तो आपको एक्सपोर्ट का भी पता लग गया। पहले तो आप PNG के अंदर जाएंगे, अगर कोई और फॉर्मेट के अंदर आपने एक्सपोर्ट करनी हो तो एक्सपोर्ट एज पर आप क्लिक कर देंगे, तो जिससे ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। बॉक्स के अंदर यहाँ से आप इसकी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, विड्थ, हाइट, स्केल, तमाम चीज़ें आप खुद आप चेक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दो और लोकेशन आप चेक कर लें। उसके बाद यहाँ से सेव, अगर आपने इसको करना है तो यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हो, जो भी आपने सेव करना है सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ट्यूटोरियल, आपको जो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको अडोबी प्रीमियर सीखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख ले। अगर आप अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स सीखना है या अडोबी इलस्ट्रेटर सीखना है, अडोबी डायमेंशन सीखना है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगे तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।